अन्नागार ये कहां पर पाया गया था? क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पूछ लेता है कि विशाल अन्नागार कहां पर पाया गया था। सबसे पहले तो आप क्या लिखेंगे? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में। इसकी क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसके जो क्षेत्रफल था वो कितना था? 45.71 मीटर। तो ये लंबा था, ठीक है, लंबाई लिख लो इसकी। और अगर चौड़ाई की बात की जाए, चौड़ा था ये 15.23 मीटर, ये चौड़ा था, ठीक है। 45.71 मीटर लंबा, 15.23 मीटर ये चौड़ा था। हेलो दोस्तों, नमस्कार। पढ़ने वाले चैनल में मैं से शर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज से हम अपनी जीएस की क्लास में यूपी आरओ एआरओ और एसएससी सीजीएल जो 2025 में वैकेंसी आने वाली है, 16 अप्रैल से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। इनके लिए अभी से हम प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें जो हम प्रैक्टिस सेट जो करेंगे उसको बिल्कुल गहनता के साथ हम पढ़ेंगे, बिल्कुल डीपली। और एक क्वेश्चन से कई तरह के नए क्वेश्चन हम उससे बनाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस सेट को करते करते आपको एक तरह से उससे पढ़ने का भी अवसर प्राप्त होगा, ठीक है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी को संयुक्त रूप से एसएससी सीजीएल और यूपी आरओ एआरओ दोनों के जो अभ्यर्थी है सबको इससे विशेष रूप से लाभ होने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों, हमने जो नई प्रणाली जो शुरू की है प्रैक्टिस सेट को करने के लिए, वो हम सबसे पहले हिस्ट्री को लेकर आ रहे हैं। हम इतिहास को संपूर्ण यानी कि कंप्लीट पढ़ेंगे बिल्कुल। उसमें हम इतिहास का जो पहला भाग होता है, पहला खंड होता है, प्राचीन भारत का इतिहास, यहाँ से हम इसको शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो पहला टॉपिक होने वाला है वो है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है। तो मैंने जैसे कि बार मैंने पहले आधुनिक भारत के इतिहास में एक पहली क्लास कराई थी, आपको डेमो दिया था कि इस तरह से हम पढ़ाई करेंगे। उसी प्रकार मैंने अपने जो प्रैक्टिस सेट के जो क्वेश्चन है वो एक नोटबुक पर मैंने लिख लिए है, ठीक है। तो इसमें से मैं आपको क्वेश्चन कराता जाऊंगा, ठीक है। और उसमें जो भी होगा खंडवार उसको मैं आपको समझाता जाऊंगा, क्योंकि दोस्तों स्मार्ट बोर्ड में तो ये फैसिलिटी होती है कि वन क्लिक के बाद अपना नया क्वेश्चन आ जाता है। अब हमारा तो मैनुअल है, ठीक है, हम वैसे ही व्हाइट बोर्ड पे पढ़ती है। लेकिन मुझे मतलब मैं आपको पूरा आश्वासन देता हूँ कि आपको कंटेंट में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं मिलेगी, ठीक है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ हर कंटेंट आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का पहला प्रैक्टिस सेट, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का हमारा ये प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जिसका हम पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, किस काल में कुत्ता मानव का प्रथम पालतू पशु था, ठीक है। किस काल में कुत्ता मानव का प्रथम पालतू पशु था? आपके पास ऑप्शन दिए जा रहे हैं। निम्न पाषाण काल, निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, सी ऑप्शन इज नव पाषाण काल, या फिर डी उच्च पुरा पाषाण काल। उच्च पुरा पाषाण काल, ठीक है। तो दोस्तों देखो, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा क्योंकि क्वेश्चन टाइप करना पड़ता है, और इसीलिए अगर क्लास ये थोड़ी लंबी हो गई ना, मैं इसमें से 2 पार्ट कर दूंगा, ठीक है।
इस क्लास के हम 2 पार्ट कर देंगे क्योंकि अपलोड करते टाइम फिर परेशानी होती है। चलिए बताइए, किस काल में कुत्ता मानव का प्रथम पालतू पशु था? निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या उच्च पुरा पाषाण काल? आपने इसमें एक चीज तो कॉमन देखी होगी, पाषाण काल सभी में है, ठीक है ना। उस समय पे मतलब पूरा पाषाण काल जो था ना, ये हमारे 3 काल बनाए गए थे, ठीक है। पूरा पाषाण काल, मध्य और नव पाषाण काल। तो इसमें क्या था, पूरा पाषाण काल मतलब जो प्राचीन, जो पुराना था बहुत ही। पाषाण मतलब पत्थर, यानी कि एक प्रस्तर युग था जो आदिम जनजाति, यानी कि क्या था उस समय का जो आदि मानव था वो केवल शिकार पर ही निर्भर था, ठीक है। अपना व्यवहारिक जीवन जीने के लिए वो केवल शिकार पर निर्भर था। प्रस्तर युग इसलिए कहा जाता था क्योंकि उस समय आखेट ही इनका एक प्रमुख व्यवसाय होता था और ये पत्थरों के औजार बनाते थे, ठीक है। मतलब शिकार करने के लिए जंगली जानवरों का तो ये पत्थर के औजार बनाते थे। पत्थर ज्यादातर इनके किस चीज के होते थे? वो होते थे क्वार्टजाइट पत्थर से। क्वार्टजाइट पत्थर होता था, इससे ही अपने औजारों का निर्माण करते थे, ठीक है। तो इसका देखो, पूरा पाषाण काल जो था, पूरा पाषाण काल की जो अवधि थी ना, पूरा पाषाण काल वो लगभग, देखो उसका वैसे एक्चुअल टाइम, एक्चुअल पीरियड नहीं है किसी के भी पास, लेकिन फिर भी किसी का कुछ हिस्ट्री में और किसी का कुछ, सबके अलग अलग उसमें मत है। एनसीईआरटी भी कुछ को इसलिए मानती है कि कहीं में तो दिया जाता है 50 लाख से या 20 लाख से, 50 या 20 लाख इसी के समथिंग से, और 12,000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। यानी कि 20 लाख या 50 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक पूरा पाषाण काल को बताया गया है, ठीक है। तो ये भी अब ये पूछ रहा है कि इस काल में कुत्ता जो है मानव का प्रथम पालतू पशु था। इसमें से पूरा पाषाण काल को 3 खंडों में विभाजित कर दिया था उन्होंने। एक तो था निम्न पाषाण काल, ठीक है। निम्न पाषाण काल की जो अवधि थी वो 50 लाख या 20 लाख जो मैंने बताया आपको से लेकर और 50,000 ईसा पूर्व तक थी, ठीक है। 50 लाख ईसा पूर्व से लेकर और 50,000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल की जो अवधि थी या पीरियड था जो इसका, वो 50,000 ईसा पूर्व से लेकर 40,000 ईसा पूर्व तक बताया गया है, ठीक है। उसके बाद आता है फिर उच्च पुरा पाषाण काल। उच्च पुरा पाषाण काल का जो संबंध है वो है 40,000 ईसा पूर्व से लेकर और 12,000 ईसा पूर्व तक, इसमें ये निर्धारित किया गया है, ठीक है। वहीं अगर नवपाषाण काल की बात की जाए तो नवपाषाण काल कब से कब तक था? यह था दोस्तों 12,000 ईसा पूर्व से लेकर और लगभग 3500 ईसा पूर्व तक, ठीक है। 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 3500 ईसा पूर्व तक, ये क्या था? नवपाषाण काल। तो इसका आंसर क्या था? किस काल में कुत्ते को मानव का प्रथम पालतू पशु बनाया गया था? ये था मध्य पाषाण काल, ठीक है दोस्तों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। आप इसको ना नोट डाउन करते जाइए, कॉपी और पेन लेकर बैठिए, ठीक है। और हाँ, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे, आपको वीडियो अच्छी लगे, कंटेंट हमारा पसंद आए, तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो इसमें क्या था? मध्य पाषाण काल। चलिए आगे बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक, जो क्वेश्चन कराऊंगा बिल्कुल सभी इंपोर्टेंट होंगे, आप चिंता मत करो। और हाँ, जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उसमें से जो नए क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं ना, आप उसको भी नोट डाउन करते जाना, ठीक है। आरंभिक पूरा पाषाण काल, आरंभिक पूरा पाषाण कालीन औजार
कहाँ से प्राप्त हुए, कहाँ से प्राप्त हुए। दोस्तों हो सकता है कि आपको देखने में थोड़ी परेशानी हुई हो, लेकिन आप ना वीडियो को जूम कर लेना डिस्प्ले पर, अपनी स्क्रीन पर, जो आप यूट्यूब पर जो वीडियो देख रहे हैं उसको अपनी 2 फिंगर से ऐसे कर लेना, तो थोड़ी जूम हो जाएगी, ठीक है। तो उसको आप एडजस्ट कर सकते हो। तो आरंभिक पुरापाषाणकालीन औजार कहाँ से प्राप्त हुए हैं, इसके 4 ऑप्शन है आपके पास। सोहन नदी, सोहन नदी घाटी, दूसरा है सिंहभूम, सिंहभूम, सी ऑप्शन इज बेलन नदी घाटी, और बी है आपका सिंधु नदी घाटी। तो बताइए, सेकंड ऑप्शन है आपका आरंभिक पुरापाषाणकालीन औजार कहां से प्राप्त हुए हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, खासकर यूपी आरओ एआरओ के लिए, ठीक है। तो बताइए, आरंभिक पुरापाषाणकालीन औजार कहां से प्राप्त हुए हैं। सोहन नदी घाटी, ये कहां पर पड़ती है, ये है पाकिस्तान में, ठीक है। कहां पर पड़ती है, पाकिस्तान। इसको सोनी घाटी भी बोलते हैं, सोनी घाटी। दूसरा सिंहभूम, ये तो छोड़ दो। बेलन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी ये कहां पड़ता है, ये पड़ता है भारत में उत्तर प्रदेश के ना मिर्जापुर जिले में, मिर्जापुर जिले में ये पड़ता है बेलन नदी घाटी। यानी कि वहां पर क्या है, बेलन नदी थी और वहां पर ये घाटी का इसका जन्म हुआ था। ये वहां पर मतलब पनपी थी, जो मतलब घाटी की मतलब क्या है, एक संस्कृति थी वही, ठीक है, एक प्रकार की संस्कृति। जैसे ना इसमें एक शल्क संस्कृति है एक, ठीक है, एक शल्क और पाषाण दोनों संस्कृति, ताम्र, ठीक है। तो उन दोनों को मिलाकर नवपाषाण काल का रूप दिया गया था। तो ये एक प्रकार की क्या होती है, संस्कृति होती है। ये सिंधु घाटी तो आप जानते ही होगा। तो इसका जो राइट आंसर जो है इसका है ये बेलन नदी घाटी, ठीक है। आरंभिक पुरापाषाण काल औजार कहां से प्राप्त हुए, बेलन नदी घाटी से। इसके पश्चात आपको प्रॉपर पीडीएफ फाइल आपको दे दी जाएगी, जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हमारा जो चैनल है पढ़ने वाले ऑफिशियल के नाम से, वहां से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई जल्दी नया क्वेश्चन अगला। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृषि के साक्ष्य सर्वप्रथम सर्वप्रथम कहां से प्राप्त हुए हैं, कहां से प्राप्त हुए। तो बताइए, कृषि के साक्ष्य सर्वप्रथम कहां से प्राप्त हुए। ऑप्शन है आपका मेहरगढ़, बी ऑप्शन इज अतिरमपक्कम, सी है आपका दायमाबाद, डी है आपका चिरांद। बताइए कहां से मिले, कृषि के साक्ष्य सर्वप्रथम कहां से प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़, अतिरमपक्कम, दायमाबाद और चिरांद। बताइए, देखिए दायमाबाद कहाँ है, ये पड़ता है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। और ये क्या विशेष है इसके बारे में, दायमाबाद क्या है, ये एक सिंधु घाटी का स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता की एक स्थल है जो दक्षिणी छोर पर है, ठीक है। और ये महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में है, अहमदनगर जिले में है, ठीक है। दूसरी बात अगर बात की जाए तो ये गोदावरी नदी के दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित है, ठीक है। यहाँ पर गोदावरी नदी है जहाँ पर ये स्थित है। तो ये पूछ लेता है कि दायमाबाद किस नदी के किनारे स्थित है,
ठीक है। या ये भी पूछ सकता है कि दायमाबाद किस राज्य में पड़ता है, तो आप क्या बताएंगे, महाराष्ट्र। अच्छा, दूसरा अतिरमपक्कम, ये कहां पर है, जी हैं दोस्तों, ये तमिलनाडु में पड़ता है। और मद्रास, यानी कि पहले मद्रास बोला था, अब चेन्नई है, ठीक है। और मद्रास में ये एक जगह थी, ठीक है, पूरा पाषाणकालीन एक जगह थी ये अतिरमपक्कम। यहाँ से क्या था, हस्त कुल्हाड़ी के औजार प्राप्त हुए थे यहाँ से, हाथ की कुल्हाड़ी के औजार यहाँ से प्राप्त हुए थे अतिरमपक्कम से, ठीक है। चिरांद ये जो है ये बिहार में पड़ता है, चिरांद कहाँ पर पड़ता है, बिहार में। और ये सारण एक जिला है बिहार में, ठीक है, तो ये वहां पड़ता है। और यहाँ से ना हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए थे भाई, हड्डी के उपकरण, ठीक है। और जो ये मेहरगढ़ है, ठीक है, मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है, ये पाकिस्तान, ठीक है, मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान। और यहाँ से क्या प्राप्त हुए थे, गेहूं के साक्ष्य, गेहूं के साक्ष्य। तो या आप क्या कहेंगे, कृषि के साक्ष्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेहरगढ़। दूसरी बात ध्यान देने वाली बात, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यूपी आरओ एआरओ और एसएससी सीजीएल दोनों के लिए ही ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये क्या है, मेहरगढ़। दूसरी बात एक चीज और है, एक है लहुरा देव, ये क्वेश्चन में बहुत आता है लहुरा देव का वर्णन, आपने अगर पढ़ा हो लहुरा देव क्या है। लहुरा देव यूपी के संत कबीर नगर जिले में पड़ता है, ठीक है। लहुरा देव संत कबीर नगर जो जिला है यूपी का उसमें पड़ता है। और यहाँ से ना वैश्विक स्तर पर चावल के सर्वप्रथम साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए थे, ठीक है। तो अगर इस बारे में पूछ लिया जाए कि चावल के सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए थे, तो आप क्या बताएंगे, लहुरा देव, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लेना, ये भी एक नया क्वेश्चन है, चावल के साक्ष्य सर्वप्रथम लहुरा देव से प्राप्त हुए। चलो, अगला क्वेश्चन है, चौथा है, सही कूट का मिलान करें, सही कूट का मिलान करें। ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी लोथल, या डी है रोपड़। भोगवा, ये ना देखो, ये तो यहां लिख लो स्थल, और ये है नदी, ये स्थल ली गई है जो नदी के सामने है, जो नदी के तट पर जो भी स्थित है उसका हमें सही मैच मिलाना है। भोगवा, नंबर 2 घग्गर, घग्गर, नंबर 3 है रावी, रावी, और नंबर 4 पर है सतलज, सतलज। आपको ऑप्शन यहां पर दिए जा रहे हैं, ठीक है, ए बी सी और डी, 2 3 4, 3 2 1 4, 3 4 1 2, 4 2 3 1 1 3 2 4, ठीक है भाई। ये आपको क्या दिया गया है, ये आपको नदी के, ये आपको जो है ना, ये सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है, और किस कौन सा किस नदी के किनारे है वो आपको बताना है,
ठीक है। हड़प्पा, सर्वप्रथम हड़प्पा, ये कहां पर बताया मैंने, पाकिस्तान में बताया था। ठीक है। और इसकी खोज जो किसने की थी, देखो ये क्वेश्चन आ जाता है, आप इसको लिख सकते हैं, ये इंपोर्टेंट है। हड़प्पा की खोज किसने की थी, राय बहादुर दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी, दयाराम साहनी ने की थी। और कब की थी भाई, 1921 में। ठीक है। ऐसे इसकी रंगनाथ राव ने की थी, लोथल की, रंगनाथ राव ने 1953 में। ठीक है। रोपड़ की थी 1955 में की थी यज्ञदत्त शर्मा ने, यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा भारत सेवक समाज संस्था के, ठीक है, कर्मचारी थे, मतलब उसमें थे। और 1955 में इन्होंने रोपड़ की खोज की थी। रोपड़ कहाँ पड़ता है, ये पंजाब में पड़ता है। ठीक है। कालीबंगा, कालीबंगा की खोज की थी अमलानंद घोष ने, अमलानंद घोष। इसका थोड़ा सन याद नहीं आ रहा मेरे को, शायद 1900 ये 55 या 58 के आसपास, 1958, हाँ यही है। तो हड़प्पा की जो खोज की थी वो दयाराम साहनी ने की थी, राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में, 1921। कालीबंगा की जो खोज की थी वो अमलानंद घोष थे। ठीक है। और एक ब्रजवासी लाल थे, दो थे। 1960 में उन्होंने, और 1958 या 53 के आसपास ये कालीबंगा की खोज इन्होंने की थी। आप एक बार देख लेना। लोथल की जो खोज की थी वो रंगनाथ राव ने की थी 1953। रोपड़ 1955 में यज्ञदत्त शर्मा ने, पंजाब में जो पड़ता है। ठीक है। अब इनके ना मैच मिलानी है। हड़प्पा जो है वो है दोस्तों रावी नदी के किनारे। ठीक है। तो इसमें कौन सा आ गया, नंबर 3 पर। ठीक है। अब जो कालीबंगा है वो है दोस्तों घग्गर नदी के किनारे। ठीक है। तो इसमें कोई मैच मिल रहा है आपको, यानी कि 3, पहले का 3, ए का 3, यानी कि ये मिल रहा है। फिर कालीबंगा दूसरे का 2, यानी कि बी का 2, ये मिल रहा है। तो यानी कि आंसर आपका ये सही है। ठीक है, पहले वाला। और सी का क्या है इसमें, भोगवा। लोथल जो है ये कहां पर है, गुजरात। ठीक है। लोथल गुजरात में, और ये भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है। वही रोपड़ जो है, अब लास्ट में कौन बचा, रोपड़। तो ये क्या है, सतलज नदी, यानी कि पंजाब। ठीक है। तो ये था, इसको आप नोट डाउन कर लेना। चलो साफ कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन 5। हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता कैसी थी, हड़प्पा सभ्यता कैसी थी। इसके 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है इसके। लोहयुगीन, बी ऑप्शन है आपका कांस्ययुगीन, कांस्ययुगीन। सी इज ताम्रपाषाणी, ताम्रपाषाणी। डी है आपका इनमें से कोई नहीं। बताइए हड़प्पा सभ्यता कैसी थी। ठीक है, यानी कि ये हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी ये पूछ रहा है। लोहयुगीन थी नहीं, क्योंकि ये लोहे से तो परिचित थे ही नहीं, उस टाइम पे तो लोहा था ही नहीं। ठीक है। फिर ताम्रपाषाणिक, देखे इसका आंसर क्या है, कांस्ययुगीन। ठीक है। ये जो संस्कृति थी वो कांस्ययुगीन सभ्यता थी। ये जो हड़प्पा सभ्यता थी वो क्या थी, कांस्ययुगीन सभ्यता, कांस्ययुगीन। ठीक है। और जो इसकी संस्कृति थी, एक ये भी पूछ लेता है,
हड़प्पा सभ्यता की जो संस्कृति थी वो कैसी थी, संस्कृति थी उसकी, आप क्या बताएंगे, ताम्र पाषाणी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन थी। ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता थी, लेकिन संस्कृति की अगर बात की जाए तो ये ताम्र पाषाणिक संस्कृति थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अच्छा, मैं इसमें आपको ना एक बात बता देता हूँ, हड़प्पा सभ्यता का जो मतलब क्षेत्रफल था वो कहाँ कहाँ तक फैला था। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखो, हड़प्पा सभ्यता क्या थी, एक चतुष्कोणीय आकृति वाली एक सभ्यता थी। चतुष्कोणीय यानी कि चतुर मतलब चार कोणों वाली था। ठीक है, और जिसको हम एक त्रिभुजाकार आकृति दे सकते हैं, यानी कि ये पश्चिम में ना सुतका गेंडोर ये पड़ता है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के बलूचिस्तान नामक प्रांत में। ठीक है, सुतका गेंडोर कहां पड़ता है, पाकिस्तान में। ठीक है, मैं ना इसको यहां बना लू, एक बार यहां लिख लू, सुतका गेंडोर। ठीक है, दूसरी थी ये तो थी यहां पर पश्चिम में। अगर पूछा जाए पश्चिम में सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर था वो कौन सा था, यहां पर मतलब जो उसका शीर्ष था, यहां से मतलब यहां से स्टार्ट हुई है सुत्ता गंडोर से। और जो सबसे उत्तरी स्थल पूछा जाए, ये तो था सबसे पश्चिमी स्थल, जो सबसे उत्तरी स्थल पूछा जाए तो वो आता है मांडा। ये कहां पड़ता है, ये जम्मू और कश्मीर में पड़ता है, अखनूर जिले में पड़ता है, अखनूर जिला। ठीक है, ये क्या है, सबसे उत्तरी स्थल है। ठीक है, पूर्वी स्थल की बात की जाए, पूर्वी स्थल की अगर बात की जाए तो वो है आलमगीरपुर। ये कहां पड़ता है, ये मेरठ में पड़ता है। ठीक है, ये सबसे पूर्वी स्थल है इसका, मेरठ में पड़ता है। ठीक है, दक्षिण का जो सबसे दक्षिणी स्थल था, सबसे दक्षिणी, वो था दाइमाबाद। ये कहां पड़ता है, महाराष्ट्र में। मैंने बताया था आपको अहमदनगर जिले में पड़ता है, अहमदनगर जिला। ठीक है, अच्छा, अगर इनकी नदियों के नाम पूछे जाए, ऐसा जाता है ना, हड़प्पा सभ्यता में मांडा जो है सबसे उत्तरी स्थल, जो मांडा है वो किस नदी के किनारे बसा था, तो आप लिखेंगे चिनाब नदी। किस नदी, चिनाब नदी। सुतका गंडोर जो कि सबसे पश्चिमी स्थल था, ठीक है, सबसे पश्चिमी स्थल था, वो किस नदी के किनारे बसा था, आप लिखेंगे दाष्ट नदी। वहीं अगर दक्षिण की बात की जाए, दक्षिणी स्थल की बात की जाए, दाइमाबाद यानी कि जो महाराष्ट्र में है, अहमदनगर जिले में है दाइमाबाद, वो किस नदी के किनारे बसा था, तो आप लिखेंगे गोदावरी। ठीक है, वही पूर्वी स्थल जो है आलमगीरपुर जो मेरठ में है, वो किस नदी के पास है, वो है हिंडन नदी के, ये हिंडन नदी के पास स्थित है। दोस्तों, यूपी आरओ एआरओ के लिए ये क्वेश्चन ना काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। किस दृष्टि से, स्टेट की जो जीके है, यानी कि जो राज्य स्तरीय जो जीके आती है ना, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य की जो जीके आएगी, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान, उसमें से ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, उसमें पूछा जा सकता है इनमें से कौन एक नगर है जो सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी नगर था। यूपी में, उत्तर प्रदेश में एक नगर जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी नगर था, वो कौन सा था, आलमगीरपुर। अगर नदी की बात की जाए हिंडन की, तो आप बताएंगे हिंडन नदी, अगर पूछ लिया जाए हिंडन नदी कहां से निकलती है, तो आप बताएंगे निकलती है सहारनपुर से।
सहारनपुर। ठीक है, हिंडन नदी कहां से निकलती है? सहारनपुर से। और सहारनपुर में ना माँ शाकंभरी देवी आपने सुना होगा, तीर्थ स्थल है। ठीक है, शाकंभरी देवी, शाकंभरी देवी का जो तीर्थ स्थल है, ये तीर्थ स्थल कहां पर है? ये है शिवालिक पहाड़ियों में। ठीक है, ये है शिवालिक पहाड़ियों में। तो वहीं से शिवालिक पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम होता है हिंडन का। ठीक है, और लगभग 400 किलोमीटर की यात्रा के दौरान मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत से होते हुए ये फिर गाजियाबाद तक जाती है, और गाजियाबाद से थोड़ी दूर चलकर दिल्ली से पहले ही ये यमुना नदी में मिल जाती है। तो हिंडन नदी को यमुना नदी की सहायक नदी भी कहते हैं। ठीक है ना, तो आप लिखेंगे हिंडन नदी को यमुना नदी की सहायक नदी भी कहते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, इसको मैं कह दूं, देखो ये सबसे उत्तरी स्थल था, ये क्या हो गया? पश्चिम का स्थल, और ये दायमाबाद हो गया। ठीक है, इधर से फिर ये मिल गया यहाँ पर, और इधर से फिर हम इसको यहाँ पर मिला दे, तो ये क्या बन गया? चतुष्फलकीय एक आकृति बन गई है सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक है, ये चतुष्कोणीय, यानी कि ये भी क्या, एक प्रकार का त्रिभुज है। ठीक है ना, ये थोड़ा दूर है ऐसे यहाँ पर, और ये यहाँ पर ऐसे लिख दो एक ही। तो ये चतुष्कोणीय, चतुष्फलकीय एक मतलब आकृति है। और इसका जो अगर आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए, सिंधु घाटी सभ्यता का टोटल जो क्षेत्रफल था वो कितना था दोस्तों? 12.669 लाख वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन आ जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का टोटल क्षेत्रफल कितना था? तो 12 लाख, ठीक है, 66,900 वर्ग किलोमीटर। आप ये लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं कि 12.669 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगर आगे बढ़ते हैं, काफी टाइम हो जाता है फिर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन था भारतीय पुरातत्वविद, भारतीय, छठा क्वेश्चन था ना, वही था मोहनजोदड़ो की स्थापना किसने की थी? हड़प्पा, लोथल, रोपड़। वो मैंने आपको पहले बताया था, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। अगला 7वां कर रही है, भारतीय पुरातत्वविद। जॉन मार्शल। काफी लंबा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है बहुत ही। जॉन मार्शल कौन थे? भारतीय पुरातत्वविद उस समय। जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता नामक किस स्थान को विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है? निर्माण कहा है दोस्तों, काफी लंबा क्वेश्चन है। भारतीय पुरातत्वविद थे जो जॉन मार्शल थे 1921 में। उन्होंने सिंधु सभ्यता के एक कोई स्थान था, ठीक है, उसको विश्व का सबसे आश्चर्यजनक निर्माण स्थल या निर्माण कहा है। आपके पास ऑप्शन है विशाल अन्नागार, बी है विशाल स्नानागार, सी है आपका मृतकों का टीला, और डी है आपका नगर नियोजन प्रणाली। तो बताइए दोस्तों, भारतीय पुरातत्वविद जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता नामक किस स्थान को विश्व का आश्चर्यजनक
विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहाँ है? आपके पास ऑप्शन है विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार, मर्तकों का टीला, नगर नियोजन प्रणाली। देखिए, विशाल अन्नागार ये कहां पर पाया गया था? क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पूछ लेता है कि विशाल अन्नागार कहां पर पाया गया था। सबसे पहले तो आप क्या लिखेंगे? मोहनजोदड़ो में, मोहनजोदड़ो में। इसकी क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसके जो क्षेत्रफल था वो कितना था? 45.71 मीटर तो ये लंबा था, ठीक है, लंबाई लिख लो इसकी। और अगर चौड़ाई की बात की जाए, चौड़ा था ये 15.23 मीटर ये चौड़ा था, ठीक है। 45.71 मीटर लंबा, 15.23 मीटर ये चौड़ा था। क्या? विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो में पाया गया था। वही हड़प्पा सभ्यता यानी जो हड़प्पा नगर था, हड़प्पा में जो उसके दुर्ग थे, हड़प्पा का एक दुर्ग था, विशाल दुर्ग था वो थी, उसमें 6 अन्नागार पाए गए थे इसी प्रकार के, जिसकी लंबाई 15.23 मीटर लंबा और 6.09 मीटर वो चौड़ा था, ठीक है। आप क्या लिखेंगे? हड़प्पा में पाया गया था। नोट कर लेना, हड़प्पा में भी अन्नागार पाए गए थे जिनकी संख्या 6 थी। आप लिख लेना, जिनकी संख्या 6 थी और प्रत्येक का जो क्षेत्रफल था वो 15.23 मीटर लंबा और 6.09 मीटर चौड़ा था। वही विशाल स्नानागार ये भी कहां पाया गया था? ये भी मोहनजोदड़ो में पाया गया था, मोहनजोदड़ो। विशाल स्नानागार कहां पाया गया था? मोहनजोदड़ो में पाया गया था, ठीक है। और इसकी भी जो इसका भी क्षेत्रफल था वो भी करीब इतना ही था, 45.71 माइन इंटू 15.23 मीटर, ठीक है। तो ये क्या था? लंबाई तो इसकी कितनी थी और चौड़ाई ये थी 15.23 मीटर, वही सेम टू सेम। लेकिन इसकी गहराई में फर्क है, गहरा ये बहुत ज्यादा गहरा था, 2.43 मीटर ये गहरा था। विशाल स्नानागार, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो कहा जाता है, ठीक है, नगर नियोजन। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो, इसका अर्थ ही यही है कि मृतकों का टीला। अच्छा, विशाल स्नानागार, तो इसका जो आंसर है वो है विशाल स्नानागार। तो भारतीय पुरातत्व जॉर्ज मार्शल ने सिंधु सभ्यता के विशाल स्नानागार को विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया था। क्यों बताया था? सुन लीजिए। विशाल स्नानागार जो था, एक तो ये देखो कितना बड़ा था, 45.71 और 15.23 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर ये गहरा था। वहीं जो इसका फर्श था ना, वो पक्की ईंटों से बना हुआ था। उसमें पानी की निकासी के लिए छोटी छोटी नालियां बनाई गई थी, ठीक है। और इसका जो प्रयोग किया जाता था विशाल स्नानागार का, कभी कोई धार्मिक अनुष्ठान होता था उसके लिए सामूहिक तौर पर स्नान किया जाता था, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता था, ठीक है। इसके लिए इसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी, उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है कि विशाल स्नानागार में जो सीढ़ियां बनी थी वो किस दिशा में बनी हुई थी? तो आप क्या बताएंगे? उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ, दो तरफ इसमें सीढ़ियां बनी थी उतरने के लिए, ठीक है। तो ये था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिट्टी का हल। मिट्टी का हल एक खिलौना था, मिट्टी का हल खिलौना तथा बैलगाड़ी, बैलगाड़ी के पहियों के निशान, पहियों के निशान कहां से प्राप्त हुए? कहां से प्राप्त हुए?
आपके पास ऑप्शन है रंगपुर, बी है रोपड़, सी है राखीगढ़ी, और डी है आपका बनावली। ठीक है भाई। मिट्टी का हल पाया गया था, खिलौना था ये एक, और बैलगाड़ी के पहिए जो थे उस सड़क पर उसके निशान पाए गए थे। तो ये कहां से प्राप्त हुए? रंगपुर, रोपड़, राखीगढ़ी, बनावली। रंगपुर जी है, गुजरात में है, ये बताया था मैंने। तो इसकी जो स्थापना की थी वो रंगनाथ राव ने की थी, रंगनाथ राव। ठीक है, रंगनाथ राव लिख लेना, रंगनाथ राव। रोपड़ ये पंजाब में है, राखीगढ़ी ये हरियाणा में है, हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है। और बनावली जो है ये हरियाणा में ये भी, और ये फतेहाबाद में पड़ता है, फतेहाबाद। इसकी जो जो खोज की थी वो सूरज भान ने की थी। किसकी? राखीगढ़ी की। और बनावली की खोज की थी R.S. बिष्ट ने, R.S. बिष्ट, या आप लिखेंगे रविंदर सिंह बिष्ट ने। ठीक है, तो ये कहां से प्राप्त होता है भाई? इसका सही आंसर है रंगपुर से। ठीक है, मिट्टी का हल, खिलौना और बैलगाड़ी के पहियों के निशान प्राप्त होते हैं रंगपुर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है नोवा। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत सिंधु सभ्यता के अंतर्गत कुंड या हलरेखा, इसको बोलते हैं हलरेखा, के निशान प्राप्त हुए। कहां से हुए? आपके पास ऑप्शन है कालीबंगा, कालीबंगा, दूसरा आपका बनावली, तीसरा ऑप्शन है आपका सुरकोटदा, सुरकोटदा, और डी ऑप्शन है आपका मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। बताइए आप, मैं तब तक इंक डाले। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत कुंड हलरेखा के जो निशान थे वो दोस्तों कहां से पाए गए थे? ए आपका ऑप्शन है कालीबंगा, बी है आपका बनावली, सी ऑप्शन है आपका सुरकोटदा, और डी ऑप्शन है आपका मोहनजोदड़ो। तो बताइए कहां से हुए थे प्राप्त ये? बताइए कहां से प्राप्त हुए दोस्तों? तो ये हुए थे ना, कालीबंगा से प्राप्त हुए थे। ठीक है, कालीबंगा पड़ता है कहां पर? ये राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान के हनुमानगढ़ में पड़ता है, जिला जो है इसका हनुमानगढ़ है। ठीक है, और कालीबंगा का अगर अर्थ पूछा जाए, ये क्वेश्चन आ जाता है, ग्रुप डी में भी आता है। कालीबंगा का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है काली चूड़िया। ठीक है भाई, काली चूड़िया। तो चलिए इसको साफ करते हैं जल्दी, काफी टाइम हो जाता है फिर। अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन है आपका, घोड़े के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? 10वां क्वेश्चन है, घोड़े के अवशेष, घोड़े के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? कहां से प्राप्त हुए? घोड़े के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? ए ऑप्शन है आपका सुरकोटदा, सुरकोटदा, बी है आपका रंगपुर, सी ऑप्शन है आपका हड़प्पा, और
डी ऑप्शन है आपका लोथल। बताइए कहां से प्राप्त हुए भाई? घोड़े का अवशेष सर्वप्रथम कहां से प्राप्त हुए, इंपोर्टेंट है ये भी। तो इसका राइट आंसर है क्या है, सुरकोटदा। ठीक है, क्या लिखेंगे, सुरकोटदा। चलिए जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, थोड़ा लिखने में टाइम लगता है, क्या करें। 11 क्वेश्चन। इनमें से इनमें से किस जानवर का साक्ष्य, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, का साक्ष्य सिंधु सभ्यता में नहीं मिलता। सिंधु सभ्यता में नहीं मिलता। आपके पास ऑप्शन है गैंडा, बी घोड़ा, सी कुत्ता, या डी है आपका शेर। तो दोस्तों बताइए इनमें से किस जानवर का साक्ष्य सिंधु सभ्यता में नहीं मिलता। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो गैंडा ये भी मिलता है, क्योंकि गैंडे से यहाँ पर ना गैंडा गैंडे से परिचित थे। ठीक है, दूसरा घोड़ा है, कुत्ता इससे भी, क्योंकि पालतू था तो उनका, घोड़े से परिचित थे ये। शेर एक ऐसा है जिससे ये परिचित नहीं थे। ठीक है, शेर एक ऐसा है जिससे परिचित नहीं थे। ये बिल्ली भी पालते थे। ठीक है, बिल्ली से परिचित थे, भालू से परिचित थे, और घोड़ा और हाथियों से भी परिचित थे। हालांकि घोड़ा और हाथियों को ये सफल नहीं बना सके, मतलब उसको पालतू बनाने में सफल नहीं बनाने सके, लेकिन ये शेर से परिचित नहीं थे बिल्कुल। चलिए अगला लिखते हैं। 12वां क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लिख लेना। सर्वप्रथम कपास पैदा करने का श्रेय किसे जाता है, किसे जाता है। सर्वप्रथम कपास पैदा करने का श्रेय किसे जाता है भाई? आपके ऑप्शन है सिंधुवासी सिंधुवासियों को, बी ईरानियों को, सी अफगानों को, या डी यूनानियों यूनानियों बताइए सर्वप्रथम कपास पैदा करने का श्रेय किसे जाता है भाई? सिंधुवासियों को, ईरानियों को, अफगानों को, यूनानियों को। तो आप क्या लिखेंगे भाई? इसका आंसर है सिंधु वासियों को। ठीक है, सिंधु वासियों को सबसे पहले कपास का जो उत्पादन किया था वो सिंधु वासियों ने ही किया था। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन है भाई, जल्दी लिख लेते हैं इसको। हड़प्पा, क्वेश्चन 13, हड़प्पा काल की व्यापारिक प्रणाली आधारित थी किस पर? यह पूछ रहा है हड़प्पा काल की जो व्यापारिक प्रणाली थी वो किस चीज पर आधारित थी भाई? तो आप क्या लिखेंगे? वस्तु विनिमय पर। आपके पास ऑप्शन है वस्तु विनिमय पर। बी ऑप्शन इज ताम्र मुद्राओं पर। सी ऑप्शन है आपका, सी ऑप्शन है इसका
ए व बी दोनों पर, या डी है सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा। बताइए, हड़प्पा काल की व्यापारिक प्रणाली किस पर आधारित थी? वस्तु विनिमय पर, ताम्र मुद्राओं पर, ए व बी दोनों पर, यानी कि वस्तु विनिमय पर और ताम्र मुद्राओं पर भी, या सांकेतिक मुद्रा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों वस्तु विनिमय पर। ये क्या थी, ये यहाँ पर ना जो प्रणाली थी इनकी व्यापार करने की वो क्या थी, वस्तु विनिमय। ठीक है, यानी कि ये अपनी एक वस्तु को निर्यात करते थे और उसी के बदले फिर वहां से जो आयात करते थे वो किसी अन्य चीज का करते जो इन्हें जरूरत, जो इन्हें चाहिए होती थी। ठीक है, जैसे कि हम बोले एक लाजवर्त मणि होती है, ये उसका वहां से आयात करते थे विशेष रूप पर। ठीक है, और कई तरह के जो आभूषण थे, रत्न थे, वहां से मंगाते थे। कोई अफगान से, जैसे ईरान से चांदी आ गया, ठीक है, अफगान से टीन मंगा लेते थे। ठीक है, तो और टीन का फिर ये उपयोग करके फिर एक कांसा बनाते थे उसमें, तांबे को टीन में मिलाकर कांस्य बनाते थे उससे। तो ये ऐसे करते थे, वस्तु विनिमय पर ये प्रणाली आधारित थी। चलिए, अगला क्वेश्चन है 14। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अगला। हड़प्पाई लोगों द्वारा सुदूर सुदूर व्यापार किया जाता था। हड़प्पाई लोगों द्वारा सुदूर व्यापार किया जाता था किस चीज का? ये पूछ रहा है कि किस चीज का हड़प्पाई लोगों द्वारा मतलब दूर दूर तक व्यापार किया जाता था। तो ऑप्शन है आपका क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट। बी ऑप्शन इज लाजवर्द मणि, लाजवर्द मणि का। सी ऑप्शन है आपका मोहरे, और डी ऑप्शन है आपका शोरा। बताइए, हड़प्पाई लोग सुदूर तक मतलब दूर दूर के देशों तक व्यापार किस चीज का करते थे? क्वार्टजाइट का, लाजवर्ती मणि का, लाजवर्द मणि, मोहरे या शोरा का। तो इसका राइट आंसर है भाई लाजवर्द मणि। लाजवर्द मणि ये क्या होता है? लाजवर्द मणि एक नीले रंग का बेशकीमती एक पत्थर होता है, बहुत ही बहुमूल्य ये पत्थर है। ठीक है, ये नीले रंग का होता है और ज्योतिषी शास्त्रों के अनुसार इसको मध्यम अंगुली में पहना जाता है, मतलब बीच की अंगुली में ये इसमें धारण किया जाता है। माना जाता है कि इसे पहनने से आकस्मिक दुर्घटनाएं जो होती है वे रुक जाती है, और बल, बुद्धि और यश में उसकी बढ़ोतरी होती है। और इसको जो माना जाता है लाजवर्दी मणि को, ये शुक्र का रत्न माना जाता है। ठीक है, यानी कि इसको पहनने से क्या होता है, शुक्र जो ग्रह है वो शांत होता है, जातक पर उसका प्रभाव कम रहता है और एक शुभ फलदायी उसको शुभ फल देता है। इसके बारे में और चीजें ये बताई गई है लाजवर्द मणि की कि इसको ना पहनने के लिए इसको कम से भी कम 5 से 6 घंटे सरसों का तेल ले लो, या ले लो आप तिलों का तेल, तिल का तेल या सरसों का तेल, उसमें 5 से 6 घंटे इसको डुबो कर रखा जाता है। ठीक है भाई, उसको डुबोने के बाद इसको चांदी या सोने की जो अंगूठी हो उसके फ्रेम में इसको जड़वाकर आप मध्यम अंगुली में पहन सकते हो। तो भाई इसका जो यो है ये बहुत ही कम पाया जाता है, बहुत ही ये रेयर है, दुर्लभ है। और उस समय इसका ये व्यापार करते थे लाजवर्द मणि का। ठीक है, इसको ना राजावर्त भी बोलते हैं, इसका नाम जो है ना राजावर्त, इसका दूसरा नाम ये भी है राजावर्त। ठीक है, चलिए इनमें से पंद्रह क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्थल
सिंधु सभ्यता काल में एकमात्र गोदीबाड़ा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, लिख लेना आप इसको। गोदीबाड़ा नामक स्थल की पहचान रखता है। आपके पास ऑप्शन दिए जा रहे हैं आपको, लोथल, बी ऑप्शन है आपका धौलावीरा, सी है बनावली और डी है सुरकोटदा। बताओ भाई, क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन सा स्थल ऐसा है जो सिंधु सभ्यता काल में एकमात्र गोदीबाड़ा नामक स्थल की पहचान रखता है? आप बोलेंगे गोदीबाड़ा। ये देखिए, गोदीबाड़ा क्या होता है? गोदीबाड़ा ना, जो जलयान, जलपोत या जहाज होते हैं, ठीक है, तो जो बंदरगाह होते हैं ना, तो बंदरगाहों पर ये एक ऐसा स्थान है जहां पर जलपोत या जो जहाज होते हैं उनको ठहरने और जो उनके कैप्टन होते हैं उनको विश्राम करने की एक सुविधा प्रदान करता है। तो उस प्रकार की जो एक जगह होती है उसका नाम गोदीबाड़ा है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में इसको गोदी भी बोल देते हैं कि गोदी। तो हर जगह उस समय मतलब समय क्या, अभी भी एक गोदी बनाई जाती है। ये समुद्र से हटकर एक दूर छोटी सी संकरा रास्ता होता है, संकर मतलब चौका बड़ा होता है, काफी बड़ा। तो वहां पर जलपोत के ठहरने की व्यवस्था की जाती है, ठीक है, तो उसको गोदीबाड़ा बोलते हैं। तो ये बता रहा है कि ऐसा एकमात्र स्थल था जो गोदीबाड़ा नामक स्थल होने की पहचान रखता था। वो क्या था? वो था लोथल। लोथल गुजरात में एकमात्र इनका एक ऐसा बंदरगाह था जिससे ये व्यापार करते थे, ठीक है भाई। लोथल सिंधु सभ्यता का, ये क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा आता है कि सिंधु सभ्यता का मुख्य पत्तन कौन सा था, या मुख्य बंदरगाह, प्रमुख, एकमात्र प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो आप क्या लिखेंगे? लोथल। चलिए अगला क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख लेना। क्वेश्चन सारे में इंपॉर्टेंट लाया हूं ढूंढ के, बिल्कुल बना के अपनी तरफ से। किसने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को, किसने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है? किसने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है? आपके पास ऑप्शन है हंटर, बी है स्टुअर्ट पिगट, सी ऑप्शन है आपका व्हीलर और डी ऑप्शन है आपका मैके। बताइए भाई, किसने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है? हंटर ने, स्टुअर्ट पिगट ने, व्हीलर ने या मैके ने? किसने कहा है? देखो, पहले तो हंटर की बात कर ली जाए, ठीक है। हंटर ने कहा था कि सिंधु सभ्यता के जो लोगों का जो समूह है, शासन की जो उनकी इकाई है, वो लोकतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक है, मतलब राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक एक समूह है। इसने तो ये बोला था, ये परिभाषा दी थी। दूसरी बात, स्टुअर्ट पिगट ने कहा था कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों एक जुड़वा राजधानी है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये होगा, ठीक है। मैके ने कहा था कि ये एकमात्र मैके ने कहा था कि सिंधु सभ्यता के जो शासन करने का जो आधार है, वहां के जो लोग हैं
उसका केवल एक प्रतिनिधि, एक शासक है जो वहां पर उन पर राज कर रहा है। ठीक है, ये कथन था मैके का। तो इसका वैसे सही आंसर क्या होगा भाई? स्टुअर्ट पिगॉट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु लिपि। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। सिंधु लिपि ये क्या थी भाई? भाव चित्रात्मक थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो क्या थी? भाव चित्रात्मक। को पढ़ने का सर्वप्रथम श्रेय सर्वप्रथम प्रयास, क्योंकि ये पढ़ी तो अभी तक गई नहीं थी, पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? किसने किया था? सिंधु लिपि भाव चित्रात्मक थी, ये पढ़ी नहीं गई आज तक, लेकिन एक था जिसने अपनी एक बहुत ही अच्छी कोशिश की थी, तो उसका नाम पूछ रहा है, वो कौन था? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम। बी है आपका एल ए वेडेल। एल ए वेडेल। सी है आपका हंटर, और डी है आपका जेम्स प्रिंसिप। जेम्स प्रिंसिप। बताओ भाई, सिंधु लिपि ये क्या थी? भाव चित्रात्मक। ये आपको लिख लेना, सिंधु जो लिपि थी, सिंधु सभ्यता के लोगों की लिपि जो थी वो भाव चित्रात्मक थी। यानी कि भाव चित्रात्मक एक ऐसी लिपि है जिसको ना मतलब चित्र दे जाते हैं, चित्रलेखात्मक शैली बोलते हैं इसको। चित्र दे जाते हैं और उनसे क्या भाव स्पष्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे एक नृत्य करती हुई मूर्ति, उसके साइन बना दिया। ठीक है, या पूजा पाठ करते हुए कुछ लोग, तो उनका ना एक चित्र होता था, उससे भाव प्रकट किया जाता था कि ये लिपि क्या है। उस भाषा को, केवल उस लिपि को वही समझ सकते थे। इसको पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास किया था, एक व्यक्ति था, अलेक्जेंडर कनिंघम, एल ए वेडेल, हंटर, जेम्स प्रिंसेप। तो इसमें से कौन था? देखो भाई, अलेक्जेंडर जो कनिंघम था, इसने तो केवल एक अपना विचार दिया था कि जो सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो बिल्कुल सेम हूबहू ब्राह्मी लिपि से मिलती जुलती है। इसने कहा था कि ब्राह्मी लिपि से मिलती जुलती है, क्योंकि उसे भी क्या था, दाई से बाई ओर लिखा जाता था, और इस लिपि को भी दाई से बाई ओर लिखा जाता था। लेकिन कुछ स्थानों पर, जैसे चमुगड़ो और मोहनजोदड़ो, बनावली, कुछ ऐसे स्थानों पर जो पाई गई लिपि के अनुसार बताया गया है, कुछ लिपि बाएं से दाई ओर भी थी, कुछ दाएं से बाई ओर, कुछ बाएं से दाई ओर थी। ठीक है, तो इसने तो केवल ये बताया कि ये केवल ब्राह्मी लिपि जैसी है। आगे आता है हंटर। हंटर तो इसमें था नहीं। जेम्स प्रिंसप। जेम्स प्रिंसप ये तो देखो भाई, वैसे इसने ब्राह्मी लिपि पढ़ने में सफलता पाई थी। जेम्स प्रिंसप को था, अगर आपने आगे इतिहास पहले पढ़ा होगा, तो जेम्स प्रिंसप इसने अशोक के अभिलेखों की जो लिपि थी, वैसे तो अशोक के अभिलेखों की कितनी लिपि थी आप बताना? अशोक के अभिलेख कितनी लिपियों में लिखे गए थे भाई? 4 लिपि थी उसकी। वैसे कौन कौन सी थी? ब्राह्मी, अशोक की लिपि लिखा रहा हूं आपको, ये इंपोर्टेंट, आप नोट डाउन कर लेना इसको। 4 लिपि थी, ब्राह्मी, खरोष्टी, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक, और एक और थी, कौन सी थी? ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक, एक याद नहीं आ रहा मेरे को। तो उसकी ना 4 लिपि थी। ठीक है, उसने तो अशोक जो था अपने अभिलेख जो लिखता था वो 4 लिपियों में लिखता था। सॉरी दोस्तों, चौथी मेरे याद नहीं आ रही है अभी। तो जेम्स प्रिंसिप ने ब्राह्मी लिपि पढ़ने में सफलता पाई थी उसमें। तो ये इसमें ये भी था, ये था, तो इसमें इसका सही आंसर है एल ए वेडेल,
एक ऐसा व्यक्ति था जिसने प्रथम बार प्रयास किया था पढ़ने का। ठीक है, चलिए। सीप का पैमाना कहां से प्राप्त हुआ? सीप कहां से प्राप्त हुआ? बताना भाई। ऑप्शन है आपके मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। बी ऑप्शन है आपका लोथल, लोथल। सी है आपका कालीबंगा और डी ऑप्शन है आपका बनावली। सीप का पैमाना, उस समय ना कुछ ऐसे पैमाने थे इनके, जैसे मतलब हाथी दांत, सीप, ऐसे वगैरह वगैरह, इन चीजों जो जानवर थे इनसे मिलकर बनाते थे। पैमाना मतलब तोलने का, यानी कि जो उनका माप, यानी जो पैमाना एक मात्रक था, एक इकाई थी कि हम इस इकाई में अपना व्यापार करेंगे। उनकी जो, हाँ एक इम्पोर्टेंट आप चीज लिख लेना, इनकी जो माप तोल की जो इकाई थी ना, माप तोल की इकाई, वो थी इनकी 16 के अनुपात में थी, 16 के अनुपात में। ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको लिख लेना। मापतोल की इकाई उनकी 16 के अनुपात में थी। मतलब जैसे कि कोई भी अंक होगा ना, वो 16 से डिवाइड होता होगा। जैसे 16 हो गया, 32 हो गया, ठीक है, 64 हो गया, ऐसे। ठीक है, एक 16 के अनुपात में इनकी इकाई होती थी। जैसे वो हमारे यहाँ क्या है 10, 20, 30, 40, उनके यहाँ ऐसी थी। ठीक है, 16 के अनुपात में। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ? ये हुआ है भाई मोहनजोदड़ो से। इसी में आप एक और क्वेश्चन ऐड कर लो। हाथी दांत, हाथी दांत का पैमाना कहां से प्राप्त हुआ? बताओ भाई, हाथी दांत का पैमाना कहां से प्राप्त हुआ? ये हुआ था लोथल से। ठीक है, लिख लेना आप इसको। ये कहां से हुआ था? लोथल से। चलो मिटा देते हैं। अच्छा ना, एक और चीज है, एक तराजू मिली थी, तराजू। तराजू कहां से मिली थी? ये मिली थी सुरकोटदा से, सुरकोटदा से। ये भी आप लिख लेना। ठीक है, तराजू कहां से मिली भाई? सुरकोटदा से। चलिए अगला क्वेश्चन 18। मनुष्य के साथ, मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य कहां से मिला? कहां से मिला? ऑप्शन है आपका रंगपुर, रंगपुर, लोथल। सी ऑप्शन है आपका रोपड़ और डी ऑप्शन है आपका मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। तो बताइए, मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला था, वो कहां से मिला था? उस समय क्या होता था, मालिक जो होता था कुत्ते का, यानी कि कुत्ते को, जो कुत्ते को पालते थे, तो जब मालिक की जो मृत्यु होती थी, या तो कुत्ते को पहले मार दिया जाता था, मालिक के मरने के बाद कुत्ते को मार दिया जाता था। ठीक है, उसको, देखो इनके ना, इनके शवदान करने की 3 प्रक्रिया थी। कौन कौन सी? एक तो थी संपूर्ण शवदान, मतलब शव को आग लगा देना, उसको पूरा भस्म कर देना, और जो उसकी भस्म, जो उसकी राख है, गड्ढा खोदा और उसमें डाल दी, उसको उसको दबा दी। एक तो इनकी ये प्रक्रिया थी शवदान की। दूसरी जो इनकी प्रक्रिया थी, दूसरी जो प्रक्रिया थी इनकी ये थी कि शव को, मृत्यु का पश्चात शव को मिट्टी में कबर खोद ली और उसको दफना दिया वहीं पर। तीसरी जो इनकी शवदान की
दफनाए जाने की जो इनकी प्रक्रिया थी वो क्या थी, वो पारसी विधि पर आधारित है। यानी कि एक गड्ढा खोदा, उसका मनुष्य का शरीर उसमें आधा नीचे और आधा ऊपर रख दिया। पारसी विधि के अनुसार व्यक्ति जो मनुष्य की जो मृत्यु होती थी उसके पश्चात उसकी मृत्यु उपरांत उस पर जीव जंतु पशु पक्षियों का अधिकार माना जाता है। ये पारसी विधि में पारसी के जो ग्रंथ है उसमें लिखा है। तो पारसी लोग क्या करते हैं, जब उनके धर्म में किसी की डेथ हो जाती है ना, तो वे गड्ढा खोदते हैं, उसमें उसको खड़ा करते हैं सीधा। ऊपर का जो हिस्सा जितना ऊपर होगा उसको चील कौवे ये पक्षी खा जाते हैं। बाकी जब तक उसको पूरा ना खा जाए और हड्डी ही केवल कंकाल बचे, उसके बाद फिर एक गड्ढा खोदा जाता है, तब उसको अंदर उसमें दफना देते हैं। तो ये 3 प्रक्रिया थी सिंधु घाटी सभ्यता की शवदान की प्रक्रिया। ठीक है, तो इसमें इन्होंने फिर बाद में क्या किया जाने लगा कि जो कोई व्यक्ति मर जाता था उसके साथ में उसको कुत्ते को भी दफना देते थे। तो वो कहाँ पर आ गया भाई, रंगपुर नहीं, रोपड़ में पाया गया ना, मोहनजोदड़ो में अच्छा लोथल में पाया गया बकरे को। लोथल में बकरे को दफनाते थे। आदमी कोई मर गया, उसकी मृत्यु हो गई, तो वे क्या करते थे, वे बकरे को उसी के साथ दफना देते थे। कुछ जगह से सिंधु घाटी के कुछ स्थलों से युग्मों में मतलब जोड़ों में दफनाए जाने के भी संकेत मिले हैं। यानी कि केवल अब तो एक लाश है, एक व्यक्ति की गड्ढे में कुत्ता दफना दिया, केवल सिंगल एक व्यक्ति। लेकिन कुछ स्थलों से ऐसी भी जानकारी प्राप्त हुई है कि जैसे एक आदमी के साथ दूसरा आदमी भी दफना दिया, या कहीं कहीं तो ऐसा हुआ कि दो दो तीन तीन, ठीक है, दो दो तीन तीन एक ही कबर में उसको दफना दिए, कुछ जगह से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो भाई इसका ये आंसर है। चलिए 19 क्वेश्चन है। अवत्यम ऋग्वेदिक काल मतलब वैदिक काल में, तो इसका क्वेश्चन है ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वे मैंने आपको बता दिए, और मुझे पूरी उम्मीद है उन्हीं में से आपको क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे एसएससी सीजीएल और यूपी आरओ एआरओ के लिए। 19वां क्वेश्चन है, ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख, आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है, कितनी बार हुआ है, तो बताइए। 16 बार, 32 बार, 64 बार, या डी है आपका 24 बार। ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है, बताइए। आर्य क्या थी, देखो सबके इसके बारे में अलग अलग मत धारणा है। आर्य कुछ तो ये बोलते हैं, आर्य जो थे वे मध्य एशिया के मूल निवासी थे। कुछ बताते हैं कि आल्प्स पर्वत से आए थे, जो इस समय यूरेशिया का जो हिस्सा है, यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया के बीच का जो हिस्सा है, वहां से ही आए थे। ठीक है, आर्य। और तो ऋग्वेदिक काल में इनका उल्लेख मिलता है, वो कितनी बार मिलता है भाई, ऑप्शन सही है क्या, सॉरी ये है 36। तो इसका आंसर जो है ना वो 36 है भाई। ठीक है, ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख 36 बार मिला है। चलिए, ऋग्वेद आपको पता ही है, वेद कितने हैं, वो 4 है। ठीक है, ऋग्वेद इसमें कितनी है, इसमें वैसे 10 मंडल है। ठीक है, 1028 सूक्त है इसमें। इसमें ना पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया, मंडल मतलब ये भाग है इसके, मंडल मतलब भाग को कहते हैं। पहला और 10वां जो भाग था वो सबसे लास्ट में जोड़ा गया। इसके बारे में एक और पूछ लगता है, सोम को समर्पित कौन सा मंडल है, ये आ जाता है, तो ये 9वां मंडल है, इसका याद रखना। 9वां मंडल सोम को समर्पित है। और तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र हो, तीसरे मंडल में
गायत्री महिमा दी गई है। ठीक है, गायत्री महिमा। एक ऋग्वेद से एक चीज और है, आप उसको लिख लेना। अस्तोमा सदगमय, वो होता है ना, आपने वाक्य पढ़ा होगा, अस्तोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय, सदगमय है तमसोमा ज्योतिर्गमय। जो ये स्लोगन है, जो ये वाक्य कहाँ से लिया गया है, ये भी ऋग्वेद से लिया गया है। देखो कितने क्वेश्चन बन गए ना, है ना। तो चलिए भाई, अब लिख लेते हैं अगला क्वेश्चन, जो लास्ट होगा। यानी कि 20 क्वेश्चन मैंने बनाए थे इसमें, क्योंकि ज्यादा डीपली जाना पड़ता है तो उसमें फिर 1 डेढ़ 2 घंटा लग जाता है और वीडियो काफी लंबी हो जाती है। फिर अभी स्मार्ट बोर्ड होगा तो जरूर हम आगे तक अपनी प्रक्रिया को बढ़ाएंगे, क्योंकि उसमें तो 1 क्लिक करना पड़ता है, अपना नया क्वेश्चन उसमें तैयार रहता है, पहले फीडिंग रहती है। अच्छा, ऋग्वेद निम्न में से ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। निम्न में से ब्राह्मण, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है भाई, कौन कौन से? आपके पास ऑप्शन है ऐत्रेय व कौशिकी। बी ऑप्शन है तो आपका तैत्तिरीय ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण। सी है आपका पंचविश, और डी है आपका गोपथ। ये आपके पास ऑप्शन दे दिए। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। आपके पास ऑप्शन है ऐत्रेय व कौशिकी, तैत्तिरीय ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण या गोपथ ब्राह्मण। बताइए। तो इसका जो आंसर है वो होगा ऐत्रेय व कौशिकी ब्राह्मण। ये ऋग्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, ये दो जो ग्रंथ है ऐत्रेय और कौशिकी, ये ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। तैत्तिरीय की बात की जाए तो ये यजुर्वेद का है, यजुर्वेद का है। पंचविश की जो बात की जाए ये भाई सामवेद का है, और गोपथ ब्राह्मण है अथर्ववेद में आता है। सामवेद जो है ये संगीत का वेद है, संगीत, ये संगीत वेद है। ठीक है, और संगीत इसका उपवेद है। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? अच्छा, ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, आयुर्वेद है इसका। ठीक है, अथर्ववेद में ना जादू तंत्र टोने टोटके इनकी महिमा दी गई है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मुझे लगता है क्लास काफी लंबी हो गई है, 1 या 1.5 घंटे के आसपास हो गई होगी। इसमें से मैं 2 भाग करूंगा क्लास में। ठीक है, तो इसमें से आप देख लेना। और अगर आपको हमारी आज की पहली क्लास, ये जो हमने संपूर्ण इतिहास प्रारंभ किया है, पहला प्रैक्टिस सेट है प्राचीन भारत का, आपको पसंद आई हो क्लास, तो आप वीडियो को कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें। चैनल को अपने दोस्तों व भाई बंधु जो भी है, आप उनको शेयर करो लिंक, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगली कल की क्लास में, जो हमारा प्रैक्टिस सेट 2 होने वाला है। ठीक है, यदि आप इस संबंधित कोई सुझाव अपने देना चाहते हैं, इसमें कुछ परिवर्तन कराना चाहते हैं, तो हमें जरूर बताइए। उस बारे में हम विचार करेंगे कि हमें इसमें क्या परिवर्तन करना चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।